हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, यानी कि जीवों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हम लोग जीवों का वर्गीकरण, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगा, इसी वजह से क्या है वर्गीकरण किया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया। हम लोग उसी बात को समझते हैं पहले। तो देखिए क्या है, दुनिया में इतने सारे स्पीसीज हैं, इतने सारे हैं कि उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता अगर वर्गीकरण नहीं किया गया होता तो। मतलब कि इतने स्पीसीज है कि उनके बारे में अध्ययन करने अगर किसी एक स्पीसीज को उठा के अध्ययन करना भी चाहे तो समझ ही नहीं आएगा। यानी कि हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को। आप अपने घर को ही लीजिए, घर में रहते हैं आप, तो देखिए जितने सारे किचन का सामान है वो किचन में मिलता है, पूजा घर का सामान आपको पूजा घर में मिलेगा, डाइनिंग हॉल का सामान डाइनिंग हॉल में रहता है। ऐसा कभी आपने किसी को देखा है कि किचन का जो तेल मसाला वगैरह है पूजा घर में रख दिया गया हो, और पूजा घर में जो दिया वगैरह जलाने के लिए धूप अगरबत्ती वगैरह सब है वो सब जाके किचन रूम में रख दिया जाए, सब इधर से उधर कर दिया जाए। जब आप खाना बनाने के लिए जाइएगा और ये ऐसा सब कुछ किया हुआ हो तो आपको खाना बनाने में मुश्किल होगी कि नहीं होगी। तेल ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रहा है, नमक ढूंढ रहे तो मिल ही नहीं रहा, वो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ चला गया। तो आप पूजा घर में जाइएगा। तो ये सारी क्या हो गई, मुश्किलें हो गई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर में भी वर्गीकृत करके रखते हैं। ऐसे समझिए कि आप उस चीज को कभी भूल ही नहीं पाइएगा। हम लोग अपने घर में भी क्लासिफिकेशन करके रखे हुए हैं, क्लासिफाइड किए हुए सब सामानों को। किचन का सामान एकदम किचन में ही है, पूजा रूम का पूजा रूम में, डाइनिंग हॉल का डाइनिंग हॉल में, बेडरूम का बेडरूम में रखते हैं। ऐसा है कि बेडरूम का पलंग जो है वो हॉल में लगा दिए हैं, जो सोफा वगैरह जो होता है उसको डाइनिंग हॉल में लगाया जाता है, उसको हम लोग बेडरूम में लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप है कि इस चीज को यहां ही रखा जाता है और इसको यहां रखा जाना चाहिए, तभी हमारी सुविधाजनक हो सकेगा। तो इसी तरीके से किचन की बात की जाए, किचन में एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके अंदर की बात की जाए, क्लासिफिकेशन अगर किचन में भी देखा जाए तो उसमें भी किया गया है। मसाला को अलग रखते हैं हम लोग, दाल चावल को अलग रखते हैं, हरी सब्जियों को अलग रखते हैं, लहसुन प्याज को अलग रखते हैं। इस तरीके से जो है हर चीजों को हम लोग क्लासिफाइड करके रखे होते हैं किचन में भी। यानी कि जितना अंदर जाइएगा उतना ही क्लासिफाइड आपको मिलते जाएगा। अब ये चीज समझ गए। अब पता चला आपको कि क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस था। ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। आया? देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में अगर हम लोग बांट देते हैं तो क्या होगा कि हम लोग को अध्ययन करने में आसानी होगी। पहली बात कि एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार संबंधित है। अगर सबका खिचड़ी बना हुआ है तो पता नहीं चलेगा ना, लेकिन अगर जीवों को वर्गीकृत करके अलग अलग रख देंगे और हम लोग अलग अलग जीवों को अलग अलग टाइम में स्टडी करते हैं तो ये समझ में आएगा कि अच्छा इसके बारे में ये चीज पढ़े थे, अच्छा ये जीव है, ये इससे थोड़ा सा अलग है, या फिर एक दूसरे से कैसे संबंधित थे, तब हम लोग इस चीज को आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे कि एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि पूरे दुनिया में इतने सारे स्पीसीज हैं, इतने जीव है, लिविंग थिंग्स हैं, उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये बात सबसे पहले एरिस्टोटल के दिमाग में आया। अरस्तु जिनको बोला जाता है, अरस्तु ने सोचा कि ये चीज तो होना चाहिए ही, क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इनसे पहले जो है किसी ने क्लासिफिकेशन नहीं किया और ये क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक मापदंडों के हिसाब से करना स्टार्ट किए। इनका क्लासिफिकेशन जो था बहुत हद तक अच्छा नहीं था, फिर भी इन्होंने सबसे पहले, अगर आपके एग्जाम में पूछे, कंपटीशन के एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकता है कि क्लासिफिकेशन का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है, एरिस्टोटल को। लीनियस भी हैं लेकिन एरिस्टोटल के बाद आए, लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंड जो किए वो किए एरिस्टोटल।
तो चलिए हम एक बात जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एरिस्टोटल ने किया, उससे पहले एक और बात, फादर ऑफ जूलॉजी जो होता है, फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी क्या है, अरस्तु है, और फादर ऑफ बायोलॉजी ये भी अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए कि कौन है, तो अरस्तु, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो भी अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण कैसे किया, हम लोग अब उस चीज के बारे में समझते हैं। अरस्तु का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, हम लोग उस चीज को समझते हैं। अरस्तु जो थे क्लासिफिकेशन किए पूरे जीवों का, जितने भी लिविंग थिंग्स थे दुनिया में, जिसमें कि जीव है, प्राण है, जो कि जिनको लिविंग थिंग्स बोला जाता है, उनको वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहले को बोल दिए प्लांट्स और दूसरों को बोल दिए एनिमल्स। यानी एक हो गया प्लांट्स और दूसरा हो गया एनिमल्स, यानी कि हो गया ये पादप, इसको बोलेंगे पादप, और इसको बोलेंगे जंतु। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स को भी वो वर्गीकरण किए, प्लांट्स का भी क्या हुआ, वर्गीकरण हुआ। कुछ ना कुछ तो बेसिस रहा होगा, चलिए बेसिस रहा होगा। बेसिस मतलब कि आधार, हम किसी भी चीज को किसी न किसी आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो इनका भी जो वर्गीकरण का आधार था, पादप को जो वर्गीकरण किए वो तीन पार्ट में, वो किस आधार पे किए, वो किए सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे किए। आखिर ये है क्या, आकारिकी। चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, आकारिकी। ठीक है, आकारिकी मतलब आकार की, यानी कि आकार को देखते हुए पौधों को आकार जो था कि जो हर्ब जैसे थे, यानी कि जिसमें डंटी वगैरह थी ही नहीं, लकड़ी वगैरह थी ही नहीं। जैसे कि आप ले सकते हैं पुदीना, पालक, यानी कि इसको कहा गया साग। साग समझ रहे हैं ना, इसको बहुत जगह साग भी बोला जाता है, साग जो खाते हैं। तो ये सब चीजों को क्या किया गया कि हर्ब्स में रख दिया गया। पुदीना हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, जितने भी इस तरीके के पौधे थे, छोटे छोटे पौधे थे, उसमें लकड़ियां नहीं पाई जाती हैं, उसको इन्होंने रख दिया हर्ब्स में। और जो कि झाड़ियां, इसको कहते हैं झाड़ी। झाड़ी समझते हैं ना, झाड़ियां जिसमें कि पतली पतली लकड़ियां हो रही थी, लेकिन वो पेड़ जैसा बड़ा नहीं हो रहा था, छोटा छोटा ही था। यानी कि जैसे कि आप कह सकते हैं इसको तुलसी। तुलसी का पौधा तो हर किसी ने देखा होगा, हर किसी के घर में होते हैं। तो ये तुलसी आप ले सकते हैं। तुलसी हो गया मिर्च, बैगन, बैगन का पौधा वगैरह तो देखे होंगे। तो इस तरीके के जितने भी पौधे आए, छोटे छोटे पौधे जिसमें लकड़ियां बहुत पतली पतली हुई, यानी कि झाड़ी के जैसा दिखा, उसको इन्होंने कह दिया वो सर्ब्स है, यानी कि झाड़ियां हैं। और तीसरा ट्री, यानी कि पेड़। जितने भी पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, एक तो हो गया आपका हर्ब्स जो कि एकदम उसमें कोई लकड़ी वगैरह हो ही नहीं रहा, साग, वो छोटा मोटा जो कि घास वगैरह सब भी हो गया, ये सब साग में आ गया। पुदीना हो गया, ये सब चीज जो है, बोले कि दुनिया में 3 तरीके के प्लांट होते हैं, एक हर्ब, सर्ब्स और ट्री। सर्ब्स जो तुलसी जो झाड़ी जैसा दिखता है वो सारा झाड़ी हो गया, और ट्री यानी कि जो बहुत बड़े बड़े से पेड़ हुए, जैसे कि आप ले सकते हैं आम का पेड़, बबूल का पेड़, बबूल का पेड़, बबूल हो गया, अमरूद हो गया। ये सारे जितने भी दिखे, यानी कि 3 तरीके का हम लोग को जनरली पेड़ दिखता है ना, तो
ये हर्ब्स हो गया, सेप्स हो गया, ट्री हो गया। अरस्तु ने इसको किस आधार पे विभाजित किया, विभक्त किया? इनको किस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे, यानी आकार की, इनके आकार को देखते हुए इनको डिवाइड कर दिया, विभक्त कर दिया, बांट दिए श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्होंने जंतुओं को किस बेस पे वर्गीकृत किया। हम बात करते हैं कि जंतुओं को उन्होंने किस बेस पे वर्गीकृत किया। जैसे इसका सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए वर्गीकृत किया गया, उसी तरह से जंतुओं को भी कुछ ना कुछ बेस पे वर्गीकृत किया गया होगा। तो वो बेस क्या था, अब बताते हैं। इन्होंने आरबीसी के बेस पे, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इस पे जो है 2 भागों में विभक्त कर दिया जीवों को। जो लिविंग थिंग्स थे, जो जंतु थे, जो एनिमल्स थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला जिसमें ब्लड था, यानी कि विथ आरबीसी, और दूसरा विदाउट आरबीसी। अब समझिए इससे कि क्या क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि अरस्तु जो थे वो एनिमल को किस बेस पे विभक्त किए, यानी विभाजित किए, कैसे वो एनिमल्स को डिवाइड किए। ये भी पूछ सकता है कि कितने पार्ट में किए। आरबीसी, एक तो आरबीसी हो गया जिसमें कि आरबीसी है, जिनमें आरबीसी नहीं है। 2 जीव को बोले, जिसमें आरबीसी है उसको बोले कि ये इनाइमा है, इसको हम इनाइमा बोलेंगे। और जिसमें आरबीसी नहीं है, अब जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है उसको अनेमिया हो जाता है, पता है ना। तो उसी से आप याद रख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एनाइमा। ठीक है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अरस्तु जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए एनिमल्स को, जंतुओं को। वो 2 पार्ट जो था वो क्या था। आपके ऑप्शन सब बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा कि वो इनाइमा था या एनाइमा था, इनाइमा या अनाइमा, या इनाइमा अनाइमा दोनों था, या फिर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट पूछ सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि एनिमल्स जो है वो अरस्तु जो एनिमल्स को डिवाइड किए वो दोनों पार्ट जो था वो क्या था, यानी कि विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी को क्या बोलते हैं, इनाइमा और एनाइमा। ठीक, अब यहां तक आपका क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात जो था कि यहां तक ये लिमिट नहीं रहा। अब आप खुद से सोचिए कि अगर दुनिया में जितने सारे जीव हैं, अब पादप की बात को खत्म करते हैं, यानी कि दुनिया में जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, चाहे हम लोग हैं, कोई जानवर है, जीव जंतु जो कुछ है, पादप को छोड़ के, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये जो है क्लासिफिकेशन क्या सही लग रहा है? कुछ सोचिए। अरे यहां तो कुछ बात ही नहीं हुई। हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है, या किसी भी जीव का निर्माण हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज जो है कि अलग अलग चीज है, बहुत सारी चीजों के बारे में जानना पड़ता है। एक छोटा सा चीज, ये तो वही बात हो गई ना कि यहाँ पे क्या कहते हैं, अब जो है कि पहले क्या होता था, किसी को सर्दी बुखार है तो ऐसे छू के ही देख लेते थे कि उसको बुखार है। लेकिन अब क्या है, उसको पहले उसको बुखार नापते हैं, फिर उसका टेस्ट करवाते हैं, इसके बाद उसको दवाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अच्छा हाँ ये जानवर है, इसको जानवर में रख दिए। अच्छा इसमें आरबीसी है तो इसको हम इनाइमा में रख देंगे, आरबीसी नहीं है एनाइमा में रख देते हैं। ये तो यही बात हुआ। अच्छा बुखार है, जड़ी बूटी देके ठीक कर लेते हैं, बुखार नहीं है कोई बात नहीं आप ठीक हो जाइएगा, यही बात चल रहा था। लेकिन क्या ऐसा ही है, ऐसा ही होना सही था? नहीं, इनमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारी कमियां होने के बाद भी इनको पहला श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ये चीज को सोचा कि दुनिया में इतने सारे स्पीसीज है, उनका वर्गीकरण होना चाहिए, और इन्होंने स्टेप उठाया, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का इनको श्रेय जाता है।
तो इनमें क्या था, जैसे कि अब सेल के बारे में बात किए होते हैं कि हमारे अंदर कोशिका होती है, हमारा कोशिका ऐसा होता है, कोशिका में सेल वॉल होता है। इवन ये सब चीज होना चाहिए कि जानवर जो होते हैं, बहुत सारे जानवर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बहुत सारे जानवर जो होते हैं यानी कि हम लोग वार्म ब्लडेड है। हमारे शरीर में ब्लड को बहने के लिए नली लगाई हुई है, बहुत सारे जीवों में नहीं होती है, उनमें नली लगी हुई है नहीं है, उनकी कोशिका जो है ब्लड में ऐसे ही सना हुआ रहता है। ये सारी चीजों के बारे में भी बात तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन इन्होंने नहीं बताया, तो इनका क्या है, बहुत दिनों तक इनका नहीं चला। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो आगे नहीं बढ़ा, वहां जहां तक ये किए वहीं तक रह गया। इनके बाद जो है लीनियस आए। अब हम लोग लीनियस के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियस ने क्लासिफिकेशन कैसे किया और कब किए। अब हम लोग लीनियस के बारे में पढ़ेंगे। जब अरस्तो जो है क्लासिफिकेशन करके चले गए तो कैरोलस लीनियस आए। अब ये कब आए, 1735 में। इन्होंने कहा अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारा देखिएगा बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, यानी कि द्विजगत पद्धति इन्होंने किया। पहले से तो अरस्तु बता के चले ही गए थे, प्लांट और एनिमल दो भाग में उन्होंने डिवाइड किया था, दो को फिर एक को प्लांट को 3 भाग में और जो एनिमल्स थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, लीनियस जी ने, वो क्या किए, बोले कि किंगडम जो है, एक किंगडम जो है, किंगडम उसको हम बोलेंगे प्लांटे। अब प्लांट को जो है इन्होंने प्लांटे बोल दिया, प्लांटे, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरा बोले इन्होंने दूसरा बात बताया कि एनिमीलिया, जो एनिमल थे वो एनिमीलिया हो गए। तो इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोले ये कि ये एक किंगडम हो गया प्लांटे और एक किंगडम क्या हो गया, एनिमीलिया। ठीक, तो इनका भी जिस तरह से उनका बेस था, एक तो आरबीसी के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किए थे अरस्तु जी ने, और दूसरा जो था वो क्या चीज पे किया गया था, दूसरा जो किए थे वो किए थे कि सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए, यानी उनकी आकार, उनकी संरचना को देखते हुए कि पेड़ पौधे इस तरीके का है तो उसको इसमें रखे, उसको उस तरह से, तो उस तरीके से जो है डिवाइड किए थे। तो इस तरीके से इनका भी कुछ आधार रहा होगा, यानी कि इनका भी कुछ बेसिस रहा होगा, आधार। तो पहला आधार क्या था, लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स गति। ठीक है, इन्होंने कहा कि जीव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांटे हो गया और दूसरा हो गया एनिमेलिया। अब किसको किस किस में रख रहे हैं उस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोले कि जिसमें गति नहीं होती है, जो चल ही नहीं सकता है लेकिन जीव है, उसको हम रखेंगे लोकोमोशन। जिसमें कि प्रेजेंट नहीं है, इसमें क्या है, एब्सेंट है। लोकोमोशन क्या है, एब्सेंट है, वो नहीं चल सकता है। पेड़ पौधा चलते हुए देखे क्या, नहीं ना, तो वो क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, तो वो हो गया प्लांटे। और जो जिसमें कि लोकोमोशन प्रेजेंट है, वो हो गया एनिमीलिया। जो जीव जंतु चल रहे हैं उसको हम एनिमीलिया बोलेंगे, जो नहीं चल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्लांटे। दूसरा जो था वो था न्यूट्रिशन के आधार पे, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का यहां समझिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। जनरल कंपटीशन में बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसपे कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हमें लगता है ये तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन वही पूछता है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये न्यूट्रिशन के आधार पर जो किए वो क्या किए, उन्होंने कहा कि जो कि अपने से भोजन बना लेता है उसको हम प्लांटे में रखेंगे। जैसे यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक, जो ऑटोट्रॉफिक हो गया यानी कि स्वपोषी,
जो स्वपोषी है, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं, उनको हम बोलेंगे कि वो प्लांटे हैं। और जो हेट्रोट्रॉफ है, भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित है। तो ये देख लीजिए, ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा, ये 1 नंबर, और हम लोग अब दूसरा पढ़ेंगे। जो कि दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ। यानी कि जो जीव जो है अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, जैसे हम लोग अपना भोजन बनाते हैं क्या? आप कहिएगा जी बनाते हैं, हम अपने से खाना बना के खाते हैं, ये कोई बात हुई? आप जो खाना बनाते हैं वो तो कहीं वो खाना खुद से बनाता है, आप उसको खा लेते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तब भोजन उनका तैयार होता है, तब वो बढ़ते हैं, उनकी जितने सारी क्रियाएं होती है, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उनके, वो सारी चीज वो खुद से करते हैं। क्या होता है, सनलाइट में वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन हम लोग, ऐसा हो सकता है कि धूप में खड़े हो गए और हम लोग का पेट भर गया, हम लोग बड़े हो गए? ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या है, जीवों पे आश्रित थे, पेड़ पौधे पे, जीव जंतुओं पे आश्रित थे कि हम लोग पेड़ पौधे, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लेके आते हैं चावल, दाल, आटा वगैरह सब कुछ लेके आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। और आप नॉन वेज भी अगर खाते हैं तो भी क्या, जीवों को मार के खाते हैं। जो भी कुछ खा रहे हैं आप दूसरे पे ही डिपेंड है ना। इसीलिए हम लोग क्या हो गए, हेट्रोट्रॉपिक, यानी परपोषी। परपोषी को विषमपोषी भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। परपोषी और विषमपोषी दोनों एक ही है। अब समझ गए कि ये दूसरा चीज था। तीसरा इन्होंने कहा कि हम जो है सेल वॉल के आधार पे जीवों का वर्गीकरण करेंगे, यानी कि सेल वॉल के आधार पे। अब सेल वॉल क्या होता है, इस चीज को समझिए। हमारा शरीर जो है वो क्या चीज का बना हुआ है? कोशिका का बना हुआ है। यानी कि बहुत सारी कोशिका हमारे शरीर में है, तब जाके हम लोग इतने बड़े, यानी करोड़ों अरबों खरबों कोशिका हमारे अंदर है। एक एक कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है, उत्तकों के मिलने से ऑर्गन बनता है, और इसके बाद हम लोग का निर्माण होता है। यानी कि हाथ वगैरह सब क्या है, ये सब ऑर्गन है। और ऑर्गन सिस्टम की बात किया जाए तो जब हम सांस लेते हैं, जो कि आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो क्या ऑर्गन सिस्टम है। आंख आपका एक ऑर्गन हो गया, और देखने का काम करे ऑर्गन सिस्टम से कर रहे हैं आप। तो ये इस तरीके से क्या है कि हमारा शरीर, ये यूनिट क्या हो गया हमारे शरीर का, ये हो गया सेल। सेल से बने हुए हैं हम लोग, कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो कोशिका कैसी होती है? कोशिका होती है ऐसी। कोशिका के जो ऊपर वाला होता है लेयर, यानी जो कोशिका है उसका कुछ वाल होगा, उसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल को बोला जाता है हिंदी में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब पूछिएगा कि क्या केवल कोशिका भित्ति को देख के उन्होंने ऐसा किया क्या? नहीं, कोशिका भित्ति होती है, और इसके बाद जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि पहले कोशिका भित्ति हो गई, फिर हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या हो गया कि सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो इन्होंने कहा कि जिसमें कोशिका भित्ति होती है, यानी कि जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे हम प्लांटे। यानी कि इसमें क्या है, प्रेजेंट है। कोशिका भित्ति जो है प्लांट में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। तो उसमें क्या हो गया, ये तीसरा नंबर इसमें होता है एब्सेंट। लिनियस जी ने ये वर्गीकरण का आधार रखा कि सबसे पहला रखा उन्होंने, जो गति कर रहा है वो एनिमल है, और जो गति नहीं कर रहा है वो प्लांटे है, यानी कि पादप है। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, तब कंफ्यूज हो जाइएगा। यह प्लांटे का भी मतलब होता है पादप भी। एक तरह से ये प्लांट ही है, लेकिन उनको प्लांटे बोलने का शौक है, इन्होंने प्लांटे बोल दिया। अब ये जो है एनिमेलिया, यानी कि जंतु ही है, ठीक है, ये जंतु। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो किया वर्गीकरण, क्या किया, बेस इनका था ये कुछ
लोकोमोशन के आधार पे जो चल रहा है उसको हम एनिमल में रखेंगे, जो नहीं चल सकता उसको प्लांटे में रखेंगे, जो कि क्या कहते हैं न्यूट्रिशन के आधार पे भी इन्होंने किया कि जो खुद से भोजन बना ले रहा है यानी जो स्वपोषी है उसको हम प्लांटे में रखेंगे, और जो परपोषी है या विषमपोषी हेटेरोट्रॉफिक है उसको हम क्या करेंगे कि एनिमलिया किंगडम में रख देते हैं। तीसरा सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको हम एनिमल में प्लांटे में रख देते हैं, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है एब्सेंट है उसको हम एनिमलिया में रखेंगे। इनका कुछ हद तक सही था, इनका जो था कुछ हद तक सही है, लग रहा होगा सही है एकदम, लेकिन इतना सारा इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया इनका कुछ दिन तक चला, अरस्तु के मुकाबले इनका कुछ दिनों तक चला। इनका तब तक चला जब तक कि कोई और आके वर्गीकरण नहीं किया। तो अब इनको ये इतना जो क्लासिफिकेशन किया अरस्तु से तो कुछ अच्छा किए, इसीलिए इनको कहा जाता है वर्गीकी का पिता, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसको बोला जाता है? लीनियस को बोला जाता है। एग्जाम में पूछिए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, तो लीनियस को बोला जाता है। जो कैरोलस लीनियस है यही है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी का पिता, वर्गीकी का पिता। ठीक है, समझ गए? अब यहां तक इनका सही था, लेकिन क्या था, इनका भी कुछ ड्रॉबैक था, कमियां थी। इनकी क्या कमियां थी, अब हम लोग उसी चीज पे चर्चा करते हैं। इनकी जो है, अब हम लोग इनकी कमियां को देखेंगे। कमी कि इन्होंने जो कहा, यानी लीनियस ने जो कहा उसमें कुछ ना कुछ कमी थी, परफेक्ट नहीं थी। ये भी इन्होंने जितना कुछ दिया अरस्तु से थोड़ा सा अच्छा किए, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। लेकिन इनको जो इन्होंने जो दिया उसमें भी कुछ कमी थी। वो क्या क्या कमी थी, अब देखिए। इन्होंने कहा कि जो भोजन अपने से बना सकते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है जिसमें, उसको हम प्लांट में रखेंगे, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे पे आश्रित है, उसको हम क्या करेंगे, एनिमिलिया में रख देंगे। तो इनको पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताइए, आपने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कर रहे हैं उनको हम प्लांट में रखेंगे, यानी प्लांटे में रखेंगे, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं, उसको हम क्या करेंगे, एनिमिलिया में रख देंगे। तो इनसे पूछा गया कवक को कहाँ रखेंगे, कवक, कवक। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है इसमें। अब आप पूछिएगा कवक क्या होता है, आप एक कवक को खाते भी हैं, उसको क्या बोला जाता है, मशरूम। मशरूम, मशरूम क्या है, एक कवक है। इन्होंने कवक को भी प्लांट में ही रख दिया, कवक को भी प्लांट में। पूछा गया अच्छा ठीक है, बैक्टीरिया को कहाँ रखेंगे, एनिमल में रखेंगे कि प्लांट में रखेंगे? इन्होंने कहा बैक्टीरिया को प्लांट में रख देते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। ठीक, बात समझ में आ रही है? इन्होंने बैक्टीरिया को भी क्या किया, जीवाणु को भी प्लांट में रख दिया। ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि नील हरित शैवाल, जिसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको भी इन्होंने क्या किया, प्लांट में रख दिया। तब इनसे पूछा गया ठीक है, ये तो प्लांट की बात हो गई, अब ये बताइए कि बहुत सारे जीव जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही कोशिका की बनी होती है, उसको कहाँ रखेंगे? जो थे उनसे जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर वाले जीव को कहाँ रखेंगे, तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं था, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसको क्या किए, ये इसके बारे में कुछ बोले ही नहीं, बोले कि नहीं पता है।
पूछा गया कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो कि कोई ऐसा हो जो ये बता सके कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसकी भी चर्चा करें। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो है इसकी चर्चा करें। ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करना लिनियस की बस की बात नहीं थी, वो इसका क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए, उनके लिए संभव नहीं था। तो ये सारी चीजों को वो ऐसे ही छोड़ दिए। उनके पास इस सब चीजों के लिए कि यूनिसेलुलर को कहाँ रखा जाए, मल्टी सेलुलर को कहाँ रखा जाए, प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखा जाए, उसके बारे में कुछ होना चाहिए, यूकैरियोटिक के बारे में कुछ होना चाहिए, तो उनके पास कोई भी जवाब था ही नहीं। तो उन्होंने चुप रहा, यानी कि लिनियस क्या हुए, चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। अब आपके मन में भी चल रहा होगा कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या, अब बताते हैं उसके बारे में। इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि सेल जो होता है दुनिया में दो तरीके का ही होता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि हमारा शरीर जो है क्या चीज का बना है, कोशिका की बनी हुई होती है। क्या है, कोशिका की बनी हुई होती है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस, जानते हैं कि जितनी भी कोशिका होती है उस कोशिका में न्यूक्लियस होना आवश्यक है। हम जो है हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कोशिका में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, कुछ भी होता है उसमें क्या होगा, केंद्र होगा। तो प्रोकैरियोटिक वाले यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है। अब सोचिएगा केवल इतना ही, जी नहीं, आगे भी बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। क्या होती है, नहीं होती है। और इसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब तीसरी बात, इसमें गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया जो ऐसे ऐसे होता है वैसे कर देते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होता है और इसमें गोल्जी बॉडी होती है। इसमें क्या हुआ, गोल्जी बॉडी नहीं होती है, इसमें होती है। अब समझे, इसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए थी। अब जीवों का वर्गीकरण हो रहा है, बेस को ही छोड़ देंगे तो ये वर्गीकरण सही हुआ क्या? ये सब चीज क्या थी, इनकी कमियां थी, जो कि अगर मान लीजिए कि कोई टीचर है, आप उनसे अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन का जो आंसर करना टीचर के बस की बात ना हो, तो आप क्या समझते हैं कि उतना ठीक नहीं है, मतलब सर को ही समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसी तरह से हुआ जब इनसे पूछा गया सेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब कि इनका जो था वो भी बहुत ही अच्छा नहीं था। ये सारा इनका क्या था, ड्रॉबैक था, यानी कि कमियां। ठीक, आप ये भी समझ गए कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। इसके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए थी कि नहीं? यानी जब जीवों की चर्चा हो रही है तो ये भी होना चाहिए कि जो कोशिका, मतलब कोशिका जिस जीव के अंदर इस तरीके का है उसको हम इस श्रेणी में रखेंगे, जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस है उसको हम इसमें रखेंगे। ये सब बात होना चाहिए, तब तो मजा आएगा पढ़ने में, है कि नहीं? तो ये सब चीज जो था इस तरीके से इनका जो था ये भी फ्लॉप हो गया, कुछ दिन तक चला और इसके बाद क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब आप याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग अगले क्लास में ये चर्चा करने वाले हैं कि इनके बाद कौन आया और किन का क्लासिफिकेशन जबरदस्त रहा, जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं।
उनके बाद भी क्लासिफिकेशन जो होता है हो सकता है, क्योंकि जीवों में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, वेरिएशंस हो रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सालों के बाद जब इसकी जरूरत पड़ेगी कि वर्गीकरण फिर से होना चाहिए तो होगा। अगर इनसे भी ज्यादा अच्छा कोई आ गए वैज्ञानिक साइंटिस्ट तो कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग अरस्तु के बारे में आज पढ़ लिए, लिनियस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक नए वैज्ञानिक के बारे में, जो कि हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बता के गए हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।